हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है एवरीवन? हेलो निकिता, शीतल, धार्मिक, मानसी, रिया सिंह, रोहित ठाकुर, शिखा, नैन्सी, माया, अंकित, शैफित, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, श्रवण, दीपिका सिंह, खुशी यादव। सो फाइनली ऑल आर हियर। चेतना सिंह, चलो सब लोग आ चुके हैं। आज की क्लास के बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, द जुडिशरी ऑफ इंडिया एंड अमेंडमेंट्स। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग आज साथ में एक साथ देखेंगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक माने जा सकते हैं ये। और अगर बात की जाए तो अभी तक हम लोग सीएम, स्टेट असेंबलीज एंड गवर्नर के बारे में जान चुके हैं। आज की क्लास के दोनों टॉपिक्स आपके सामने। वेल, एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, किसके बारे में? जुडिशरी के बारे में। आखिर जुडिशरी है क्या? देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं, अभी तक आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी उनमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत अच्छा अंदाजा ये लगा होगा कि एक वो बॉडी है जो संविधान बनाने का काम कर रही है, या फिर वो बॉडी है जो कानून बनाने का काम करती है, क्रिएशन का काम करती है। एक वो बॉडी है जो कि उसका पालन करवाती है। क्या करवाती है? उसका पालन करवाती है। ठीक है, उसे ऑपरेशनल करवाती है एक तरह से। और एक वो बॉडी है जो कि उसका इंटरप्रिटेशन करती है। क्या करती है? उसका इंटरप्रिटेशन करती है। ठीक है, उसे एक्सप्लेन करने का काम करती है। और कभी कभी बोला जाए तो उसके रक्षक के रूप में क्या होती है? सामने आती है। किसके रूप में? उसके रक्षक के रूप में सामने आती है हमारे। ठीक है, तो ये सारी स्थिति किसके लिए है? हमारी जुडिशरी सिस्टम के लिए। किसके लिए? हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो जुडिशियल सिस्टम करता क्या है एक्चुअल में? अगर अभी तक हम लोग देखें तो हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्मेट के बारे में जाना। अगर इन सब के बारे में देखोगे तो आपको एक चीज का अंदाजा लगेगा, क्या ये ही वो जुडिशरी है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। ये ही वो जुडिशरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, ये ही वो बॉडी है जो उसे इंटरप्रिटेट कर रही है। इंटरप्रिटेट मतलब कि एक तरह से बोला जाए एक्सप्लेन करने का काम कर रही है ना। एक्सप्लेन मतलब कि उसे एक तरह से बोला जाए हिंदी में अगर हम लोग बोले, व्याख्या देने का काम कर रही है। उसकी क्या करने का काम कर रही है? उसकी व्याख्या देने का काम कर रही है। तो एक चीज तो आपको पता चल गई, इजीली समझ में भी आ गई। ठीक है, जुडिशरी काफी हद तक क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ये अपने इंडिपेंडेंस को बहुत ज्यादा क्या करती है? यूटिलाइज करती है। इन केस कई बार तो ये इतना ज्यादा यूटिलाइज करती है, इतना ज्यादा यूटिलाइज करती है अपने इंडिपेंडेंस को, कि लिटरली उसकी वजह से बाकियों का जो काम है उसके ऊपर क्या पड़ता है? इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इवन जुडिशरी कई बार तो लेजिस्लेचर के ऊपर क्या हो जाती है? हावी होने की कोशिश करती है। तो ये गलत है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो डिस्प्यूट देखा होगा, इवन आप लोगों ने रिसेंटली हमारे देश के प्रेसिडेंट एंड जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी सुना होगा। इन दोनों ने ही इस चीज को बहुत ज्यादा कंडेम किया है कि ये जो तरीका है जुडिशरी का काम करने का, ये बहुत क्या है? नेगेटिव है। अगर जुडिशरी इस तरीके से काम करती है तो उसके में हमको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की क्या जरूरत है? जुडिशरी ही आकर देश संभाल रहे, जुडिशरी ही आकर क्या कर ले? एग्जीक्यूटिव का भी काम कर ले। फिर हम बैठे किस लिए? है ना। आप जो एक तरह से देखा जाए, अगर जुडिशरी के हाथ में इतनी ज्यादा पावर आ जाती है तो जुडिशरी भी क्या करता है? कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर क्या करेगा? उस चीज को इंपोज करेगा। उस चीज को इंपोज करेगा तो भाई कहां से बचा तुम्हारा संविधान? है ना। संविधान को अपने हाथ में लेकर क्या कर रहे हैं? एक तरह से खेल रहे हैं ये लोग, है ना, खेल रहे हैं। अब
हमारे देश में सबसे ऊपर जो बॉडी है उसे हम लोग कहते हैं एपेक्स बॉडी, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट। ये जो भी कहेगा वो फाइनल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट जो भी कहेगा वो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स जो हाई कोर्ट के ऊपर लागू होते हैं वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी लागू होते हैं। तो इसलिए ये क्या है? ये एक एपेक्स बॉडी है और इसका केवल एक ही केवल और केवल क्या है? बॉडी। कहां पर बैठती है? दिल्ली में बैठती है। जैसे अगर मैं बोलूं आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कोई है तो वो आपकी बुद्धि है ना, आपका मस्तिष्क है ना, आपका माइंड है, ठीक है। और यही क्या करता है? बाकी सबको चलाने का काम करता है। बाकी सबको क्या करता है? चलाने का काम करता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मान लो हार्ट बीट बंद हो जाए पर माइंड एक्टिव हो, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि डेथ हो चुकी है, पर माइंड एक्टिव होता है कुछ समय के लिए। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? कुछ कोशिश करते रहते हैं, सिग्नल्स भेजकर किसी ना किसी तरीके से माइंड ऐसे कुछ सिग्नल भेजे, कुछ करे कि हार्ट एक्टिव हो, है ना। पर अगर ब्रेन डेड हो जाता है तो वो कंडीशन बिल्कुल अलग है, कोमा वाली कंडीशन आ जाती है। ब्रेन डेड है, बाकी ऑर्गन्स सब काम कर रहे हैं, तो वो स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है कुछ ना कुछ। हाँ है ना? हाँ है ना? तो वेल, सुप्रीम कोर्ट के बाद आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स। अराउंड आज के टाइम पीरियड पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। ये 24 लिखा हुआ, 25 हैं। कितने? 25 हैं, ठीक है। इन्हीं हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर सेक्शनल कोर्ट्स। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेक्शनल कोर्ट्स जो होते हैं इनकी कंडीशन थोड़ी अलग होती है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या दो हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकते हैं? एक या दो हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस जगह की पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, कि कितनी रिक्वायरमेंट है। इसी में आते हैं हमारे सिविल जजेस एंड मेट्रोपॉलिटन जजेस, ठीक है। अब ये सिविल एंड मेट्रोपॉलिटन क्या होते हैं? सिविल एंड मेट्रोपॉलिटन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन है? सिविल जजेस वो हैं जो आपके ज़्यादातर मॉनिटरी मैटर्स को हैंडल करते हैं, दीवानी मामले जिनको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं दीवानी मामले। और मेट्रोपॉलिटन ज़्यादातर आपके क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। कौन से क्रिमिनल केसेस को? है ना। वाइफ ने पति के ऊपर एक झूठा केस कर दिया दहेज का, कहाँ आएगा? सिविल कोर्ट में आएगा। कहाँ आएगा? सिविल कोर्ट में। पर वाइफ ने पति के ऊपर झूठा केस किया, पति ने गुस्से में आकर वाइफ का सर फोड़ दिया, कहाँ पे जाएगा? मेट्रोपॉलिटन में जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा? मेट्रोपॉलिटन में जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो मजाक की बात है, इसे सीरियस मत लेना कोई भी, ठीक है। तो सिविल जज जहां पर भी पैसे को लेकर मैटर होगा, जमीन जायदाद, तलाक, विवाह और कोई भी क्राइम हुआ है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा कुछ कोर्ट्स और भी होती हैं जो डायरेक्टली हाई कोर्ट्स यहाँ पे क्या करता है? इंश्योर करता है, या सुप्रीम कोर्ट जिनके लिए ऑर्डर दे सकता है। वो कौन सी हो सकती हैं आपकी? स्पेशल या फिर स्पेशल कोर्ट्स या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो आपने सुनी होंगी। सुना है? क्लियर है? कंज्यूमर वो सब सिविल का पार्ट है, वो सब सिविल का पार्ट है। उसके लिए एक अलग से कोड बना दिए गए कंज्यूमर के लिए, बट वो सब सिविल का पार्ट है, ठीक है। धोखाधड़ी में आता ना, धोखाधड़ी का पार्ट है ना, कि कंपनी ने हमें ये फायदा किया था और हमें ये नहीं दिया, वारंटी देनी थी नहीं दी, गारंटी देनी थी नहीं दी, पैसा लिया पर सर्विस नहीं दी, वो सब कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको? वैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता हूँ, क्योंकि इनके काम थोड़े से ऐसे रहते ही हैं, ठीक है, क्या करें। वेल, अगर हम लोग बात करें तो हमारी सबसे पहली जो कोर्ट आती है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, और ये सिंगल और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसका सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में किया गया था।
ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी बात करेंगे, ट्रिब्यूनल्स भी समझा, चलो ठीक है रुको, ट्रिब्यूनल्स भी बता देता हूँ। जब बात होती है किसके बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में, किसके बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में। ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इन ट्रिब्यूनल्स की खास बात क्या है, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट को लेकर होते हैं। किसको लेकर होते हैं, डिपार्टमेंट को लेकर होते हैं, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट होंगे ये क्या करेंगे, अपनी इंटरनल कोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंटरनल कोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपनी इंटरनल कोर्ट बनाएंगे। ये जो इंटरनल कोर्ट होती है ये क्या होती है, डिपार्टमेंट के अंदर के जो भी मामले होते हैं ना उनको हैंडल करती है। क्या करती है, उनको हैंडल करती है। आप लोगों ने आर्टिकल सुना होगा एक 323A एंड B, है ना, ये इसी का पार्ट है, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज और वो सब जो होता है वो सब इसी का पार्ट है, ठीक है। बाद में हाँ, आप अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से को एक्सेप्ट नहीं करते, आपको लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, डिपार्टमेंट आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है, पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप अपने उस केस को लेकर कहाँ जा सकते हो, किसी दूसरे कोर्ट में जा सकते हो। बात समझ में आई, क्या कर सकते हो, किसी दूसरे कोर्ट में जा सकते हो। बात समझ में आई यहाँ पे, हाँ या ना, क्लियर है, वेल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब ये एस्टेब्लिश किया गया था उस समय पर इसको नाम दिया गया था फेडरल कोर्ट। क्या नाम दिया गया था, फेडरल कोर्ट नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, फेडरल कोर्ट नाम दिया गया था, क्लियर, ठीक है। कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था, 1935 में ही किया गया था, ये बिल्डिंग वही है। आगे चलकर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या किया गया, इसी फेडरल कोर्ट को हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, क्या बोलना शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बोलना शुरू कर दिया, क्लियर है। तो एपेक्स बॉडी हमारे जुडिशियल सिस्टम का, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पार्ट 5 में आता है, यूनियन वाले पार्ट में आता है, और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। इसकी पावर्स एंड सारी चीजें यहीं पर आती हैं, इनकी अपॉइंटमेंट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग यहीं पर क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1950 में क्या किया गया था, इसको वापस से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, एक तरह से रीस्टेब्लिश किया गया। जब किया गया था तब किसमें कितने जजेस थे, 8 जजेस थे। जब शुरुआत हुई थी तो 8 जज थे, और फिर आगे चलकर इसमें 10 जजेस किए गए, और आज के टाइम पर जजेस बढ़ते रहते हैं, टाइम टू टाइम जरूरत पड़ने पर बढ़ाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए एक एक्ट भी लेकर आए थे 1956 में हम लोग, और 28 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया था, दैट्स इट, बस। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये इसका काम क्या है कि लेजिस्लेचर जो भी कानून बना रहा है, जो भी चीजें लेकर आ रहा है, संविधान में किसी भी तरह का कानून अगर बनाया गया है तो उसको क्या करना, इंटरप्रिटेट करना। क्या करना, उसका कस्टोडियन और उसका इंटरप्रिटेटर, उसको एक्सप्लेन करने वाला व्यक्ति कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। इनिशियल कितने थे, 8 लोग थे, आज के टाइम पर 34 हैं, टोटल कितने, 34 जजेस हैं। आज के टाइम पीरियड में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एक कौन होता है यहाँ पे, चीफ जस्टिस होता है। हाँ भाई, आज के टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है उनका, हाँ भाई, DY चंद्रचूड़ के बाद अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, कौन है बताओ भाई, DY चंद्रचूड़ के बाद रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है रिसेंट, अब ये तुम इसके लिए ये नहीं कह सकते सर आपने बताया नहीं, लिटरली आप ये नहीं कह सकते, कह भी नहीं सकते, शर्म की बात है अगर तुम ये बोल दो कि सर आपने बताया नहीं, ये मतलब बहुत शर्म की बात होगी अगर तुम ये बोल दो। पहली चीज तो करंट अफेयर तुम्हारा चल रहा है, वहां पे सर ने बताया ही होगा। दूसरी चीज, अगर तुम्हें ऐसी चीजें नहीं पता इसका मतलब तुम्हारा लोग कॉमन सेंस, बेसिक अवेयरनेस बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। और कोई भी पर्सन अगर नहीं बता पा रहा है
तो तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें कितना हिंट दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़ के बाद कौन बने हैं, तो भाई तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बताओ बताओ भाई जल्दी से। BR गवई जी बने। कौन बने, BR गवई जी बने। शीतल एंड प्रथम शर्मा, बिल्कुल सही। BR गवई एंड भूषण रामकृष्णा, हाँ वो पूरा नाम है भूषण रामकृष्णा गवई, या फिर BR गवई भी आप लोग कह सकते हो, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, सबसे पहले तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और वो ही पर्सन यहां पर, अब देखो यहां पे देयर इज अ नो मिनिमम एज, यहां पर मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है फिलहाल, है ना। क्या है कोई क्राइटेरिया मिनिमम एज का, ठीक है, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया है क्या यहाँ पे, नहीं। कोई क्राइटेरिया नहीं है मिनिमम एज का। मैटर क्या करता है, मैटर करता है यहाँ पे एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। संजीव खन्ना, संजीव खन्ना जी बने हैं क्या, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, या तो मैं गलत हूं या तुम गलत हो, क्या करवा रहे हो भाई, हैं। या तो मैं पीछे चल रहा हूं या तुम पीछे चल रहे हो, या फिर हम लोग किसी गलत आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या, क्यों भाई। हाई कोर्ट के जजेस, इसके पास क्या होना चाहिए, 5 साल का एटलीस्ट एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके रूप में, हाई कोर्ट के जज के रूप में, किसके रूप में, हाई कोर्ट के जज के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, हाई कोर्ट के जज के रूप में, और एटलीस्ट 10 ईयर्स का एज अ एडवोकेट क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ, हाई कोर्ट में, मतलब जो भी एक्सपीरियंस हो इसके पास हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। या तो हाई कोर्ट में ये जज बना हो, या फिर हाई कोर्ट में ये, हाई कोर्ट में क्या बनाओ, एक वकील के तौर पे काम कर चुका हूं, किसके रूप में, एक वकील के तौर पे काम कर चुका हूं। अच्छा हाँ, हाँ सही कह रहे हो। DY चंद्रचूड़ के बाद संजीव खन्ना, संजीव खन्ना जी ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा कार्यकाल था, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट वो पड़ा नहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट। तो BR गवई जी मेन यहाँ पे अभी आज प्रेजेंट, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं गलत था, साबित कर दिया तुम लोगों ने, खुश, ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूं कि DY चंद्रचूड़ के बाद गवई जी आए हैं, नहीं, पहले संजीव खन्ना आए हैं, फिर उसके बाद गवई जी आए, आप खुश। चलो वेल तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, या तो एडवोकेट हो या फिर 5 साल तक एज अ जज रहो। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो कंडीशन है ना एडवोकेट वाली, ये बहुत अजीब है। क्यों, एडवोकेट तो कोई भी बन सकता है, एडवोकेट तो कोई भी बन सकता है, और कैसा भी करेक्टर उसका हो सकता है, कैसा भी करेक्टर हो सकता है। इसे अपॉइंट करने की कोई पारदर्शिता, कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर हम कैसे मान लें कि आपने एक सही आदमी को यहां पे बैठाया है। ये 100% चांस है कि आप एक करप्ट आदमी को भी वहां पे बैठा सकते हो, और ये बात हमको आज के टाइम पर हजारों बार समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात अभी जो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के जो चीफ जस्टिस थे उनके पास अथाह संपत्ति मिली है, वो भी इन कैश। वेल जो भी पर्सन अपॉइंट होगा उसका नाम कहां जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, उसे अपॉइंट करने का काम करेगा। बट
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट की नजर में एक अच्छा लॉ की नॉलेज रखने वाला होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। किसकी नजर में? प्रेसिडेंट की नजर में। और प्रेसिडेंट ही इसे क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, एंड ओथ भी यही दिलवाएगा। ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलवाने का काम करेगा। क्लियर है? सैलरी को लेकर बात करते हैं। सैलरी ऑफ, अगर सैलरी को लेकर बात करते हैं तो ध्यान रखना, अब आपसे कोई पूछे कि इसकी अपॉइंटमेंट को लेकर कहां पर है, तो अपॉइंटमेंट का जो आर्टिकल होगा वो होगा 124। 124। इसकी सैलरी को लेकर अगर बात करेंगे तो नॉर्मली टाइम टू टाइम इसकी जो सैलरी होगी वो पार्लियामेंट में डिसाइड की जाएगी। किस में डिसाइड की जाएगी? पार्लियामेंट में डिसाइड की जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर 370 लागू होती है तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, पर जरूरी नहीं है कम की जाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? अगर इनकेस ये रिटायर होता है, कोई भी चीफ जस्टिस रिटायर होता है, कोई भी जज रिटायर होता है, तो ये फिक्स होता है उसकी जो भी लास्ट सैलरी थी उसका 50% क्या होगा? उसको दी जाएगी। जो भी लास्ट सैलरी उसकी महीने की बनेगी वो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? यहां पर उसकी पेंशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ उसकी जो सैलरी बनी वो बनी 1 लाख, तो 50,000 रुपए उसकी महीने की तनख्वाह डिसाइड, है ना? तनख्वाह मतलब कि पेंशन डिसाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेंशन डिसाइड हो जाएगी। क्लियर है? वेल अगर टेन्योर को लेकर बात करते हैं तो, टेन्योर को लेकर बात करते हैं तो कब तक रहेगा? जब तक 65 साल की उम्र पूरी ना हो जाए तब तक ये क्या कर सकता है? इस पद पर रह सकता है। किस एज तक? 65 की एज तक ये क्या कर सकता है? इस पद पर रह सकता है। 65 की एज तक ये क्या कर सकता है? इस पद पर रह सकता है। इसके बाद आफ्टर दिस ये कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कांट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद क्या नहीं कर सकते? ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑलरेडी जिस पद पर बैठे हैं इन्हें हर तरीके का लूप होल पता होगा, और ऐसा आदमी अगर मान लो प्रैक्टिस करने लगेगा तो लिटरली त्राहीमाम त्राहीमाम हो जाएगा, है ना? बट हाँ, इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो इनको यूज किया जा सकता है। इनको यूज किया जा सकता है कहीं और किसी कमीशन में, किसी कमेटी में इनको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है? या फिर एडहॉक बेसिस पर इनको लाया जा सकता है। ठीक है? आफ्टर रिटायरमेंट क्या हो सकता है? आफ्टर रिटायरमेंट क्या हो सकता है? वर्क ऑन एडॉक बेसिस। एडॉक मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे, जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लिया, अदरवाइज जाओ, टाटा सी यू बाय बाय। एडॉक बेसिस पर या फिर इन एनी कमेटी और कमीशन और एनी कमीशन, यहां पर ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है? अगर वो चाहे तो टाइम से पहले भी रिजाइन कर सकता है। किसको? प्रेसिडेंट को। भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो उसी को रिजाइन भी देगा लिखकर, उसी को रिजाइन भी देगा। ठीक है? हाँ, क्या इसे रिमूव किया जा सकता है ना? प्रेसिडेंट कहेगा तो इसको रिमूव भी करना पड़ेगा।
अंकित 217 कहाँ से आ गया भाई? बेटा 124 की बात कर रहे हैं अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तुम गलती से हाई कोर्ट के अंदर चले गए हो, वापस आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है? प्रेसिडेंट इसे रिमूव कर सकता है, पर प्रेसिडेंट तभी रिमूव करेगा जब इसे पार्लियामेंट बोलेगा। पार्लियामेंट के एक रिकमेंड करने पर कि भाई इसे रिमूव करो। क्यों? तो भाई इसको रिमूव करने के लिए क्या एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो इंपीचमेंट के जैसा होगा, पर इंपीचमेंट नहीं होगा। यार रुको यार, इसको ना आगे करके बताते हैं, इधर दिया हुआ है मैंने, ठीक है, याद आ गया। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस बोलेंगे, ठीक है। अब ये लुक लाइक अ इंपीचमेंट है बट नॉट अ इंपीचमेंट, ध्यान रखना। इट look like impeachment but not a impeachment. बट नॉट अ इम्पीचमेंट, ये दिखने में इम्पीचमेंट के जैसा पर इम्पीचमेंट नहीं है ना। देखो मेजोरिटी होगी, ठीक है, हाउसेज में, वो लोग कहेंगे, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, 2/3 की वोटिंग होगी मेंबर्स की, तब जाकर इसको रिमूव किया जाएगा। देखने में बिल्कुल कैसा है, जैसा हम लोगों ने प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड पे देखा था इम्पीचमेंट, है ना, जैसा प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड पे बिल्कुल वैसा ही है, पर इसको इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम लोग ये बोलेंगे कि हाँ इम्पीचमेंट के जैसा प्रोसेस है पर इम्पीचमेंट नहीं है, पर इम्पीचमेंट नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना। कितना? 2/3 की वोटिंग की जरूरत पड़ती है। कितनी? 2/3 की वोटिंग की जरूरत पड़ती है, तभी इसको रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ध्यान रखना। क्या अभी तक कोई जज ऐसा है जो रिमूव किया गया है? नो वन। नो वन रिमूव्ड। अब आप ये सोचो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहली चीज आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि भाई जो जज आ रहा है, जो भी पर्सन आ रहा है उस पद पर बैठ रहा है, क्या वो उतना काबिल है? ठीक है। सबसे बड़ी बात, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है इसमें कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, साथ ही साथ हटाने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा टफ है कि भाई उसे हटा भी नहीं सकते। और यहां पर भी हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं? आपस में डिसाइड कर रहे हैं, भाई हम डिसाइड करेंगे हटाने जाएगा नहीं हटाया जाएगा, कि इस आदमी ने कोई गलत किया है नहीं किया, ये भी हम डिसाइड करेंगे। कौन? हम डिसाइड करेंगे। अगर हमने बोला कि हाँ इस आदमी ने गलत किया तभी हम बोलेंगे। अभी देख लो आप लोग, दिल्ली हाई कोर्ट वाला जो केस है, ठीक है, जसवंत सिन्हा वाला जो केस है ना, जस्टिस सिन्हा, क्या है केस? उस केस में उससे रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट देख बना कौन रहा है? रिपोर्ट बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हुए वकील, सॉरी जजेस, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाँ भाई वो सिन्हा जी क्या करना है, कैसे आया ये पैसा है, क्या करना है इसका? सिन्हा जी ने बोल दिया, यार बताओ क्या करा जाए, आपस में बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बोलते ठीक है यार, रिपोर्ट तो तैयार करनी ही है, अब हमारे हैंड से तो ये है कि हमको तो बताना पड़ेगा। क्या बताएं? बताओ आपकी तरफ से पहले क्या है, अपने वर्ड्स बताओ। सिन्हा जी ने बोला, यार देखो मुझे लग रहा है कि ये रूम ना मेरा खुला रहता है, लिटरली आप उस रिपोर्ट को अगर तुम पढ़ लोगे ना तुम हैरान रह जाओगे। उसमें जो बात लिखी है उन्होंने, तुम लिटरली पढ़ के हैरान रह जाओगे, तुम शर्मिंदा फील करोगे अपनी जुडिशरी के ऊपर। पहला क्या है कि वो जो रूम है ना वो कॉमन रूम है और सबके लिए ओपन है, वो कॉमन रूम है, सबके लिए ओपन है, उसमें कोई भी आ जा सकता है, उस रूम में कोई भी आ जा सकता है, ठीक है।
ओपन रहता है वो रूम। मुझे नहीं पता कि उस रूम में वो पैसा किसने रखा, ठीक है, मुझे नहीं पता वो उस रूम में पैसा किसने रखा, कहां से आया वो पैसा। अब वो रूम ओपन है, पहली चीज, तुम्हारा घर है, कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई भी अंदर आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा घर है, वहां पे 2400 घंटे हाई सिक्योरिटी रहती है, ऐसा तो है नहीं कोई भी आएगा वहां पे पैसा रख जाएगा, ठीक। आग लगी, मुझे पता नहीं चला वहां पे ये सब पैसा रखा था। कितनी बेवकूफी वाली बात है, मतलब जनता कितनी बेवकूफ है, जनता कितनी बेवकूफ है, सोचो। और जनता तो छोड़ो, जनता तो चलो ठीक है, फिर भी समझ में आ रही है जनता को क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेट ये है कि इसके अगेंस्ट में जनता कभी कुछ नहीं बोलेगी, और गलती से अगर किसी जनता ने, किसी व्यक्ति ने बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले उसके ऊपर डंडा करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी जुडिशरी के अगेंस्ट बोलने की, मेरे अगेंस्ट ही बोल दे जुडिशरी। लोकेश सर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम पढ़ा रहे थे या ये सब बता रहे थे, क्या किया तुमने, ये क्यों बताया क्लास में, ये लिटरली सीधे ये एक्शन हो जाएगा। सोचो, सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कंट्रोल किया है कि आप इस तरीके से यूट्यूब पर तब तक नहीं डालोगे जब तक कोई फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए, मतलब आप कुछ बोल भी नहीं सकते, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा डोमिनेट करता है कि लिटरली आप लिटरली कुछ नहीं कर। सोचो, मैं तुम्हें ना एक ऐसी ऐसी बात बताऊंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा, तुम लिटरली सुनकर हैरान रह जाओगे कितनी निर्लज्ज स्थिति में है, कितनी खराब, कितनी वर्स्ट कंडीशन में हमारी जुडिशरी, तुम लिटरली सोच के हैरान रह जाओगे। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आई होप आप सब लोगों ने समय रैना वाला केस सुना होगा, तुम सब ने सुना होगा समय रैना वाला केस। सडनली समय रैना, ठीक है, उस केस में जो हुआ, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसी बातें, ऐसी चीजें सड़क पर चलता हर आदमी करता है, ठीक है। वो लोग कह रहे हैं यार ऐसी कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ये लोग यूट्यूब पर करें, ये सब करें, एक अलग बात है, पर तुम खुद सोचो, सड़क पर चलता हर आदमी अपने मुंह से माताओं और बहनों के नाम पे गाली निकाल रहा है, लिटरली। मूवीज में लोग दे रहे हैं, खुलेआम मूवीज में, वेब सीरीज में गालियां आ रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अंधा है, क्या उसको वो नहीं दिखाई देता? सुप्रीम कोर्ट अंधा है क्या, उसको वो नहीं दिखाई देता? नहीं। पर वो वाला केस में क्या है, वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। अगर हम लोग यहां पे घुसेंगे ना तो अपना नाम फेमस हो जाएगा, अपन लोग भी फेमस हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट चल रहा है ऐसे, बेवकूफी। सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसा हो गया। अच्छा अच्छा, कच्चा बादाम फेमस हो गया डांस, तो मैं भी डांस करके दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट लिटरली इस कंडीशन में, और ये है सच्चाई है। हमारा चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ज्यादातर ऐसे ही चल रहे हैं, लिटरली ऐसी कंडीशन में। समय रैना के पीछे पड़ गए। अब यहां तक चलो ठीक है, उसने गलत किया, जो हुआ वो सब एक अलग बात है। मजेदार बात पता है क्या थी? उससे भी ज्यादा मजेदार बात ये थी कि समय रैना उस समय पर कनाडा या अमेरिका में कहीं पर शो कर रहा था। उस शो के दौरान समय रैना ने एक लाइन यूज की, जो भी ऑडियंस वहां पर बैठी थी उन ऑडियंस के लिए, मजाक के लिए उसने एक वो होता है ना सरकाज़म में, एक लाइन बोली कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से मेरे वकील की फीस निकल रही है। उस बंदे ने एक बात बोल दी, छोटी सी बात बोली, सरकाज़म था। सोचो, सुप्रीम कोर्ट के पास, उनके लॉयर्स के पास, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास इतना टाइम है कि तुम उस वीडियो को देख रहे हो कि उस लड़के ने क्या कमेंट किया है, सरकाज़म में क्या बोला है। इतने बेवकूफ हैं ये लोग। बट वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है उसके ऊपर किसी का ध्यान गया? नहीं गया। इवन सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, लिटरली क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, ठीक है। हाई कोर्ट ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में उल्टा सीधा बोलने पर, ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में पोस्ट करने पर, हाई कोर्ट बोलता है ये तो राइट टू स्पीच है, फ्रीडम है लोगों का, बोलने दो, क्या दिक्कत है, वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बेल दे दो। मुंबई हाई कोर्ट का केस है। वहीं पर एक लड़की जो ऑपरेशन सिंदूर, या जो लोग ऑपरेशन सिंदूर को अपोज करे थे उनके अगेंस्ट में बोली थी, उसको उठा के जेल में डाल दो। आप आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नेशनलिस्ट, एक देशभक्त बन के तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली लेफ्टिस्ट लॉबी कंट्रोल करती है, और ये सच्चाई है। सोचो, सुप्रीम कोर्ट टैक्सेस कौन भर रहा है? एक बहुत ईमानदारी वाला फैक्ट, टैक्स कौन भर रहा है?
टैक्स कौन भर रहा है? आप लोग भर रहे हो, हम लोग भर रहे हैं। ये पूरी देश की जनता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से टैक्सेस भर रही है। आप क्या चाहते हो? इन टैक्सेस का इस्तेमाल किस तरीके से हो? आपके भाई बहनों की पढ़ाई में, आपके बच्चों की पढ़ाई में, आप लोगों के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सड़कें बने, हॉस्पिटल्स बने, आपको इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सहूलियत मिल सके, इन सब के लिए आपके टैक्सेस का यूज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, ठीक है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग जाते हैं और जाकर केस डालते हैं कि ये जो बांग्लादेशी इंडिया में है ना, इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेशी बच्चों की पढ़ाई में क्यों लगेगा भाई? किस लिए लगेगा? किस लिए लगेगा? बांग्लादेश से आए हुए इलीगल लोगों को ऊपर हम क्यों खर्चा करें भाई? क्या मतलब है? क्या मतलब है उनका? सुप्रीम कोर्ट की बुद्धि इस तरह की भ्रष्ट है। वहां पे जो इतने हाई लेवल पे लोग बैठे हुए हैं ना, आदमी कुछ ज्यादा जब पढ़ लिख जाता है ना, वो इतने बड़े लेवल पे बुद्धिजीवी बन जाता है कि वो लिटरली जहर का बीज बोने का काम करता है देश के लिए, और ये सच्चाई है। देखो समस्या यही है, जनता, मैं कह रहा हूं ना, जनता हमारी बेवकूफ है। जनता क्यों बेवकूफ है? जनता क्यों बेवकूफ है? जनता इसलिए बेवकूफ है क्योंकि जनता सरकार के अगेंस्ट तो चली जाएगी, ठीक है, पर जनता एक बार भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाकर खड़ी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें आज कहता हूं, और लिटरली कुछ लोग, 1000, 2000, 10,000 लोग अगर इकट्ठा हो जाए ना, अभी सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन करना हो, देखो सिंधु बॉर्डर पे जाकर सबके सब लेट जाएंगे, पूरा हाईवे और सब कुछ चौक कर देंगे। वही लोग अगर हाई कोर्ट के सामने जाकर खड़े हो जाए ना और बोलें कि हमें अपनी कानून व्यवस्था, हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर को, हमें अपने जुडिशरी को एकदम सही चाहिए, हम नहीं चाहते हमारे केसेस यहां पे पेंडिंग पड़े रहें। सोचो, एक केस विष्णु शर्मा का, विष्णु शर्मा का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है। बंदा 20 साल तक जेल में रहा, 20 साल बाद बोला बाइज्जत बरी, तुमने किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं किया था। 20 साल तुमने उसके बर्बाद कर दिए और तुमने वर्डिक्ट नहीं दे पाई है। अभी रिसेंटली शायद यूपी या एमपी का एक केस आया था, 45 ईयर्स के बाद वो आदमी बाहर आया। एज आज के टाइम पर हो रही है 104 साल की। इस एज का आदमी 45 साल तक जेल में पड़ा रहा। तुम्हें शर्म नहीं आई? 45 साल के बाद तुम ये वर्डिक्ट दे रहे हो कि हाँ आपको बाइज्जत बरी करते हैं। सोचो, ये हाल है हमारे, ये हाल है हमारे। और अतुल सुभाष वाला केस, एक आदमी मरते मरते भी 1000 बार बोलकर गया है कि इस पर्टिकुलर जज ने के की वजह से मैं ये सब कर रहा हूं, अपनी वाइफ और उस पर्टिकुलर जज की वजह से मैं ये एक्शन ले रहा हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लिया? नॉट इवन अ सिंगल स्टेप। और अगर लिया है तो आप बताओ, सामने आकर प्रेजेंट करो। नहीं, नॉट इवन अ सिंगल, ठीक है, इतना भी नहीं। और पुणे कार एक्सीडेंट वाला केस पता है सबको, 17 साल का लड़का, जब आपको दिख रहा है कि वो 17 साल का लड़का लीकर पी रहा है, आपको दिख रहा है वो 17 साल का लड़का गाड़ी चला रहा है, आपको दिख रहा है कि वो इस तरीके की हार्श ड्राइविंग कर रहा है, इसका मतलब वो 17 साल का लड़का नहीं है, वो कंप्लीटली अडल्ट हो चुका है। उसको कंप्लीटली जुवेनाइल से बाहर निकाल कर देखना चाहिए, और आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। क्या सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा कमजोर है कहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर हमारी तरफ से? अरे भाई तुम्हारी तरफ से तो तुम भी तो देख रहे हो, बोलो ना उस टाइम पर। वैसे तो तुम सरकार के अगेंस्ट में सारे वर्डिक्ट दे देता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ बोल देंगे सरकार के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, लोगों के अगेंस्ट में, बट यहां पे कुछ नहीं बोल पा रहे। सोचो, वो लड़का जो उस कार क्रैश में मरा, वो लड़की जो उस कार क्रैश में मिली, क्या उनके साथ किसी भी तरह का जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। और बताता हूं मैं तुम्हें, दिल्ली में एक रेप हुआ था, मुझे एग्जैक्ट इसका वो याद नहीं है, दिल्ली में एक रेप हुआ था। उस रेप में जो 7-8 लोग पकड़े गए, उस रेप में जो 7-8 लोग पकड़े गए,
शायद पता नहीं 5-6 लोग थे, जो भी थे, मतलब जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे रेप में, वो सबके सब पहुंचे। कोर्ट ने उनको बेल दे दी। बेल देने के बाद वो बाहर हैं, और बाहर उनमें से 2 लोगों ने फिर से मर्डर किया, वो फिर से जेल में। अब वो मर्डर के केस में जेल में, बाकी सब आजादी से जिंदगी जी रहे हैं। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद। सेम ऐसा ही एक और केस है, कौन सा वाला था वो, सेम ऐसे ही केस था, एक बिहार का केस था। छेड़छाड़ के मुद्दे में पकड़ के डाला, पुलिस बार बार बोल रही है मत करो इसे रिहा, मत करो रिहा। नहीं, रिहा करेंगे हम तो। रिहा किया, क्या किया उस आदमी ने, सबको पता है। वेल, ये आपको पता चली गया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि सुधरने वाली संस्था नहीं है। फाइनली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल जुडिक्शन के बारे में। ठीक है, ओरिजिनल जुडिक्शन मतलब 131 में आता है, आर्टिकल 131 में आता है। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिनल जुडिक्शन से मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट कोई केस होता है, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट कोई केस होता है, या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट को लेकर केस होता है, तो कौन, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए तैयार खड़ा है। फिर आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी किसको देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडेड टू ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो क्या होगा, वो सभी कोर्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सभी कोर्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मींस ये क्या है, एपेक्स बॉडी है। क्या है, एक एपेक्स बॉडी है। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी यहां पर आएगा। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है कि आर्टिकल 129 कहता है कि जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, ये लोग क्या करेंगे, उसका एज रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे। क्या, एक रिकॉर्ड के रूप में अपने पास उसको रखेंगे। किसके रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे। फिर आता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील से मतलब क्या, यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में यहाँ पे आ सकता है कि किस कंडीशन की अपील है। फॉर एग्जांपल सिविल मैटर की अपील है, क्रिमिनल से लेकर है, अलग अलग कंडीशंस में यहाँ पे क्या अपील डाली जा सकती है। ठीक है, फिर आता है कौन सा, रिट्स। रिट्स आपको पता ही है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। ठीक है, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए 5 टाइप्स ऑफ रिट्स का यूज किया जा सकता है। फिर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सबसे पहले आए थे 1861 में। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट अच्छे से समझ में आ गया तो हाई कोर्ट भी समझ में आ जाएगा। ये भी कुछ अलग नहीं है, इनकी भी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी सुप्रीम कोर्ट की है, कुछ अलग नहीं है, दोनों एक जैसा ही बिहेव करते हैं। ठीक है, बस तू बड़ा भाई मैं छोटा भाई की कंडीशन है कि तू छोटे वाले कांड कर, मैं बड़े वाले कांड करूंगा। सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में क्या हुए थे, हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। आज के टाइम पीरियड पे प्रेजेंटली 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज के बीच में। कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो कि एक या एक से ज्यादा स्टेट्स एंड यूटीज को डील करते हैं। इनकी जो पावर है, हाई कोर्ट्स की जो पावर है, वो कंपैरेटिवली सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस यही क्या करता है, हैंडल करता है। कौन, हाई कोर्ट हैंडल करता है। यहां पर भी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट जरूर करेगा, बट ओथ दिलवाने का काम, ओथ कौन दिलवाएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। कौन दिलवाएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट को लेकर अगर बात करते हैं तो, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट को लेकर बात करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ये कमेटी क्या करेगी, ये जो भी पर्सन्स हैं उनको फाइनली वेरीफाई करेगी, चेक करेगी वो कैसे हैं, कैसा करेक्टर है, क्या है, एंड उसके हिसाब से क्या करेगी, उनको अपॉइंट करने का काम करेगी। तो यहाँ पर कौन करता है, सारा का सारा काम किसके हाथ में आता है, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हाथ में आता है।
कौन? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक्चुअल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या करता है? कमेटी बनाता है। वो कमेटी ही क्या करेगी? यहाँ पर डिसीजन लेने का काम करती है। अब बस इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई है कि इसमें कुछ जजेस की जो कमेटी होगी वो जाकर उन लोगों का इंटरव्यू लेगी कि वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। अब यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट को लेकर बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ चीजें और भी आती हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी तो पता चलना जरूरी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग पीछे देख रहे थे। एक मिनट, एलिजिबिलिटी कहाँ गई यार? अच्छा सॉरी, ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया। 65 की ईयर्स, सॉरी 62 ईयर्स, इसके लिए क्या है? मैक्सिमम एज रखी गई है, मतलब मिनिमम एज कोई भी हो पर मैक्सिमम 62 हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65, दैट्स इट, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। एज को लेकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट या कुछ भी होता है तो वो क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या किया जाएगा? कंसल्ट किया जाएगा। मतलब कोई भी चीज होगी हाई कोर्ट को लेकर कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या करेगा? अपना परामर्श देगा। क्वालिफिकेशन को लेकर अगर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले भारत का नागरिक हो, किसी जुडिशियल पोस्ट पे हो जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया पे हो, और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। कितना? 10 साल का एक्सपीरियंस। या तो जुडिशियल पोस्ट पे हो या फिर 10 साल तक इसने क्या किया हो? एज अ एडवोकेट काम किया हो। क्या? एज अ एडवोकेट काम किया हो। कहां पर? हाई कोर्ट में। अब देखो, तुम लोग सिलेक्शन लोगे, पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन लोगे, एग्जाम दोगे, सब कुछ करोगे, तब जाकर तुम उस पद पर पहुंचोगे। पर यहां पर क्या जरूरी है? तुम्हारे पास लॉ की डिग्री है, ठीक है, बार काउंसिल में रजिस्टर है, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, सब कुछ हो गया। उसके बाद आ जाओ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हो गया, आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में। मतलब तुम्हें एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं भाई, लिटरली तुम्हें एग्जाम देने की भी जरूरत भी नहीं। आज के टाइम पीरियड पे आप किसी भी ऐसे आदमी को उठा लो जो इंडिया के अगेंस्ट केस लड़ता हो, जो लिटरली इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में सामने आता हो, ऐसे किसी भी आदमी को आप उठाओ जो एडवोकेट हो, आप उसे लिटरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बना सकते हो। यह सच्चाई है, हमारे देश की जुडिशरी की सच्चाई है ये। और मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार सा एग्जाम्पल, मजेदार तो नहीं सॉरी, इसके लिए मुझे बड़ा दुख होता है इस एग्जाम्पल को देते हुए, बहुत अजीब सा लगता है। तुम लोगों ने एक केस सुना होगा, राजस्थान में हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग बात सेकुलरिज्म की, रिलीजन की, इन सब की नहीं करेंगे। एक केस हुआ था कन्हैया कुमार वाला, तुम लोगों ने सबने सुना होगा। एक टेलर जिसको जान से मारा गया था, जान से मारा गया, उसके वीडियो प्रूफ उन लोगों ने अपने पास रखे हैं, वो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिए जिन्होंने मारा उन लोगों ने। उसके बाद अपना वीडियो भी बनाकर डाला उन लोगों ने सोशल मीडिया पे कि देखो हमने मारा जान से। उसके बावजूद भी राजस्थान में जो हाई कोर्ट है वो उन लोगों को सजा नहीं दे पा रहा। इवन इवन वो दोनों के दोनों जिन्होंने कत्ल किया था, वो दोनों के दोनों आराम से बेल पर बाहर घूम रहे हैं, बेल पे घूम रहे हैं बाहर, बेल पे। और ये कड़वी सच्चाई है हमारे देश की, ये कड़वी सच्चाई है हमारे देश की, ठीक है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सो रहे हैं, ठीक है, कुंभकर्ण से भी ज्यादा भयंकर नींद में सो रहे हैं। ये उस दिन जागेंगे जिस दिन लिटरली देश की जनता आग लगा देगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ये सच्चाई है। ये उसी दिन जागेंगे, उसी दिन देश की सरकारों को, लोगों को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस को इस चीज का एहसास होगा कि हाँ, अब देश की जनता हमें बर्दाश्त नहीं करेगी, अब हमें बदलाव लाना पड़ेगा। और ये ही सच्चाई है। बट अनफॉर्चुनेटली बदलाव ये अपने अकॉर्डिंग लेकर आएंगे, जनता के अकॉर्डिंग नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। ये सबसे कड़वा सच है, सोच लो तुम। यही कारण है कि लोग इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमें न्याय तो मिलने से रहा भारत में, इससे बेहतर कम से कम जीवन बाहर जिए। भाई ऐसा क्यों? दिक्कत तो वही है। मैं कोई भी आदमी किसी भी तरह का कोई भी वो रख दे प्रूफ सामने, दूसरा जज आए, सॉरी दूसरा वो आएगा, वकील आएगा, वो बोलेगा ये फैब्रिकेटेड है, ये असली नहीं है। बाकी जो अंदर अंडर द टेबल चलता हो उनका आपस में, वो उनको ही पता है, ठीक है। बेचारा गरीब आदमी टेलर वो क्या ही कर सकता है किसी के लिए,
वो क्या ही कर सकता है। और ये छोड़ो, शायद यूपी वाला केस तो सबको पता होगा, एक 12 या 14 साल की लड़की के साथ हुआ था, सेक्सुअली अब्यूज किया गया था उसे। क्या वर्डिक्ट दी है उसके लिए कि किसी बच्ची का पैजामे का नाड़ा तोड़ना, कपड़े फाड़ना, है ना, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाना, ये सब रेप नहीं माना जाएगा। ये जजेस हैं, ये वो जजेस हैं जिनका खुद का विवाह किसी महिला के साथ हुआ होगा। ये वो जजेस हैं जिन्हें खुद उनकी माताओं ने जन्म दिया है। ये वो जजेस हैं जिनके परिवार में खुद माताओं बहनों ने जन्म लिया है। ये वो जजेस हैं जो इस तरीके का वर्डिक्ट दे रहे हैं। तुम इस देश में रह रहे हो, ऐसे देश में रह रहे हो जहां की जुडिशियल इस कंडीशन में है। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आफ्टर रिटायरमेंट ना तो वहां पे वो लोग काम कर सकते हैं और ना ही इनको इतना अधिकार है। हाई कोर्ट का जो जज होगा वो रिटायर होने के बाद किसी भी तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बट यस, एक्सेप्शन है कि उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाए। क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाए फॉर द एडॉक बेसिस। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? हाई कोर्ट का जो भी जज है, या तो वो प्रेसिडेंट को रिजाइन दे सकता है, या तो वो प्रेसिडेंट को रिजाइन दे सकता है, या फिर रिमूवल प्रोसेस बिल्कुल वैसा होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस के लिए होता है कि भाई इनको भी वैसे ही हटाया जाएगा। तो दिखने में इंपीचमेंट के जैसा प्रोसेस है, पर इंपीचमेंट नहीं है। और आपको दिख ही रहा है दिल्ली वाला केस, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? वेल, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हाई कोर्ट हैं, किस किस जगह पर हैं? नॉर्मली अगर हम लोग बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट्स, बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई में इस्टेब्लिश है। इसे महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव एंड गोवा का माना जाता है। कोलकाता, कोलकाता में बात करें तो वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार को डील करता है। फिर आता है मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी को। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी बोलते हैं, ये बाद में डेवलप हुआ है, ठीक है, यूपी। और ये सबसे बड़ा है ना, लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इसकी एक खंडपीठ है, मतलब कि इसकी एक और बॉडी है जो कि लखनऊ में है। और लखनऊ में भी जरूरत नहीं थी, इसे एस्टेब्लिश किया जाना था आगे की तरफ। आगे की तरफ मीन्स और ज़्यादा मतलब यूपी के वेस्टर्न साइड में लाकर, बट जानबूझ के कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दिखाना था देखो हमने लखनऊ को डेवलप किया है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टंट था एक तरह का, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, पर अखिलेश यादव का ये स्टेप था। यहाँ पे इस्टेब्लिश ना करके इसे कहाँ इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए था? वेस्टर्न यूपी की साइड इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए था, ताकि लोगों को सहूलियत होती। जो आदमी लखनऊ जा सकता है, 3-4 घंटे का ट्रैवल करके इलाहाबाद भी जा सकता था। तो लखनऊ में इस्टेब्लिश करने का कोई मतलब बनता नहीं था इसको। यार प्रेसिडेंट बन के सब सही नहीं हो सकता, दिक्कत ये है प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं है। एंड मैं चाहता भी नहीं मैं प्रेसिडेंट बनूं, ठीक है। अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो फिर मैं सीधे सीधे आर्मी रूल लेकर आ सकता हूं, दैट्स इट, ठीक है। मैं प्रेसिडेंट वैसे भी नहीं बनना चाहता, मैं बनना चाहता हूँ प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनूंगा तो वही स्टेप्स होंगे, वही काम होगा जो ज़रूरी है। और लिटरली प्रधानमंत्री भी मैं ऐसा नहीं बनना चाहता जैसा मनमोहन सिंह है, या फिर जैसे अभी ये जो थर्ड टेन्योर है मोदी जी का, ऐसा भी नहीं। मैं प्रधानमंत्री तभी बनना चाहता हूं जब मेरे पास अथाह पावर हो। अथाह पावर मतलब कि मेरे पास इतना बहुमत हो कि मैं कुछ भी करूं और कोई अपोजिशन मुझे रोक ना पाए, ठीक है, एकदम ठोक कर काम करूंगा लिटरली। और ऐसा काम करूंगा जहां पे शिकायत दूर कर दूंगा सबकी एक बारी में, ठीक है, इतना बढ़िया काम करूंगा, लिटरली शिकायतें दूर कर दूंगा सबकी। साल भर के अंदर अंदर आपको जमीन पर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आदमी, हर आदमी कांपेगा, घर से बाहर निकलने से पहले हेलमेट पहनना जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर का डर होना चाहिए। खुशी से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करो, क्योंकि अगर तुम सड़क पे मर गए तो तुम्हारे परिवार की देखरेख कौन करेगा? तो लोगों के अंदर वो समझ भी डेवलप करनी पड़ेगी। और वो थोड़ी बहुत डंडे की भाषा ही इंडिया में लोग समझते हैं। प्यार से तुम लोगों को समझाओगे सर सड़क के किनारे मत थूको, आदमी नहीं समझेगा। पर जहाँ तुम उसके नीचे 2 डंडे बजाओगे, आदमी समझ जाएगा कि हाँ सड़क के किनारे नहीं थूकना है।
ठीक है, ये रियलिटी है। इंडिया में आदमी सुधरना नहीं चाहता। अभी दिल्ली का ही केस है। दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री जनवरी में लोगों को एक वो मुहिम चलाई गई थी, जहां झुग्गी वहीं घर। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े बढ़िया अपार्टमेंट बनाकर गवर्नमेंट ने दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाकर बहुत बढ़िया बढ़िया अपार्टमेंट दिए लोगों को। अब इतने ऊंचे अपार्टमेंट है तो लोग लिफ्ट यूज करते हैं। तुम लिटरली देख के हैरान रह जाओगे, उन्हीं अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों ने अपने घर का कचरा बाहर नहीं निकाला, अपने घर का कचरा उठाया और सीढ़ियों से नीचे डाल दिया। और इतना कचरा डाला, इतना कचरा डाला है कि लिटरली जो आधी वो होता ना, करीबन करीबन 6 फुट ऊंचा कचरा जमा हो चुका है। 6 फुट ऊंचा कचरा, जमीन से 6 फुट ऊंचा कचरा जमा हो चुका है। ये वो लोग हैं जिनको झुग्गियों से निकाल के गवर्नमेंट ने अच्छे घर दिए, 2 BHK के घर दिए बढ़िया बढ़िया बनाकर, अपार्टमेंट्स में अच्छी जगह दी रहने के लिए। वो लोग कर रहे हैं ये हरकतें। सरकार तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है, तुम एक दिन उन सीढ़ियों को कचरे से भर दोगे, किसी दिन वहां पर कोई क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक आ जाएगा, तुम्हारे पास निकलने की जगह ही नहीं होगी, क्योंकि लिफ्ट तो अर्थक्वेक में बंद हो जाती है और एक साथ लिफ्ट से हर कोई निकल नहीं सकता। कहां से निकलोगे तुम? सीढ़ियों से निकलोगे। सीढ़ियां तो तुमने ब्लॉक कर दी कूड़ा डाल डालकर। सोचो अब तुम। कर्नाटक, हमारे देश में सरकार खराब नहीं, हमारे देश में लोग खराब है, जनता खराब है, और उसी का फायदा सुप्रीम कोर्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस उठाती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी। कर्नाटक बेंगलोर में है, कर्नाटक को डील करता है। पटना, ठीक है, बिहार, ठीक है, गुवाहाटी सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को डील करता है, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा वाला कहां पर है? कटक में है और उड़ीसा में है। ठीक है, राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं केरल, एराकुलम में, ठीक है, केरल एंड लक्षद्वीप को डील करता है। गुजरात का, गुजरात को डील करेगा। दिल्ली वाला दिल्ली में है, दिल्ली को डील करेगा। ठीक है, हिमाचल का शिमला में है, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ में है, ये पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीन को डील करता है। सिक्किम वाला गंगटोक में है, सिक्किम में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तराखंड नैनीताल में है। ठीक है, झारखंड वाला रांची में है, त्रिपुरा वाला अगरतला में है। ठीक है, मणिपुर वाला इम्फाल में है, मेघालय वाला शिलोंग में। ठीक है, तेलंगाना वाला हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश वाला अमरावती में। ठीक है, एंड जम्मू कश्मीर दो, क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है, तो ये जम्मू एंड लेह लद्दाख दोनों का भी डील करता है। आगे चलकर अगर दोनों का अलग अलग बनेगा तो वो हमको पता चलेगा बाद में। वेल, हम लोग अमेंडमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, जरा अमेंडमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जब अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो 3 तरीके के अमेंडमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में हमको 50+1 वोट चाहिए होता है पार्लियामेंट में। कितना? 50+1 वोट चाहिए होता है पार्लियामेंट में। फिर आता है कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। कितनी? 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। फिर आता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव बाय द स्टेट। ये वो कंडीशन होगी स्टेट लेजिस्लेचर से, तब हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा जब भी स्टेट सब्जेक्ट का मैटर होगा। किसका? स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट होगा कोई। कल हम लोगों ने देखा था स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, हाँ है ना? मैंने आपको बताया था शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट 61 सब्जेक्ट्स। तो वहां पर अगर जो भी चीजें मेंशन्ड है उनके लिए हमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए एंड 50+50% स्टेट्स का हामी चाहिए। मतलब अगर 28 राज्य हैं तो हमें 14 से 15 राज्यों से क्या चाहिए? रिकमेंडेशन चाहिए, वो एग्री करें कि हाँ भाई हम इसके लिए तैयार हैं, इस अमेंडमेंट के लिए। वेल, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म को लेकर ये लाया गया था। किसको लेकर लाया गया था? लैंड रिफॉर्म को लेकर लाया गया था। और इसी के थ्रू हम लोगों ने शेड्यूल 9 को क्या किया था? ऐड किया था। अब हम लोग केवल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट वाले देखेंगे केवल। 7th अमेंडमेंट 1956, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट्स हैं उनको पावर बढ़ाई गई। हाई कोर्ट्स की पावर को क्या किया गया? एक्सपेंड किया गया। ठीक है, हाई कोर्ट्स को एक से ज़्यादा स्टेट्स में अलाउ किया गया। एज वेल एज अगर हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे गवर्नर की पावर्स भी इंक्रीज की गई। ठीक है, 2 और मोर स्टेट उनको दिए गए। ठीक है, ये एक तरह से है क्या? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, क्या था? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जगह कम है थोड़ी सी।
उसी के बारे में बात हो रही है। फिर आता है 10th अमेंडमेंट 1961, यहाँ पे दादर नगर हवेली को क्या किया गया था, यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया था। फिर 12th अमेंडमेंट 1962, गोवा एंड दमन द्वीप को भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया था। फिर आता है 21st अमेंडमेंट 1967, यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज को क्या किया गया था, एड ऑन किया गया था सिंधी लैंग्वेज को। तो ध्यान रखना, वैसे तो हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज वैंग्वेज ये सारे बहुत सारे अमेंडमेंट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बट फिर भी आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? देन फिर हम लोग बात करते हैं 24th अमेंडमेंट 1971। तो यहाँ पे क्या पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको क्या किया गया था, लाया गया, पार्लियामेंट की पावर्स को इंक्रीज करने की बात की गई थी। ठीक है, प्रेसिडेंट गिव असिस्टेंस टू द अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, अपना विचार दे सकता है कि भाई अमेंडमेंट को लेकर चेंजेस कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर। फिर आता है 31st अमेंडमेंट 1972, यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें थी उनको 525 से ले बढ़ाकर 545 किया गया। एट प्रेजेंट आज भी हमारी यही है। एंड ईयर 2002 में, कब, 2002 में ये जो सीट्स हैं इनको बढ़ाया जाना था, ये जो सीट्स हैं इनको बढ़ाया जाना था 2002 में, बट इसे क्या कहा गया 2002 में कि 2026 तक ये क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब 2026 में क्या की जाएंगी, सीटें बढ़ाई जाएंगी, इस बार 2026 में सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, तो 2026 में सीटें बढ़ाने की बात हो रही है, बट 2027 तक क्या होगा हमारा कंप्लीट, एक तरह से बोला जाए तो सीटें तो आ जाएंगी, बट 2027 में हमारा क्या होगा, सेंसस होगा। सेंसस का जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बिहाफ पर क्या होंगी, सीटें कंप्लीट की जाएंगी। तो 2026 में सेंसस शुरू होगा, 2027 फरवरी मार्च तक हमारे पास सेंसस का कंप्लीट डेटा होगा एंड उसके अकॉर्डिंग सीटें डिसाइड होंगी। और उन्हीं के साथ साथ क्या होगा, फीमेल्स को 33% सीट्स दी जाएंगी। कितनी, 33% सीट। और 2029 में इलेक्शंस भी होंगे, लोकसभा इलेक्शंस, उन लोकसभा इलेक्शंस का भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, और 2029 के बाद 2034 में मे बी हम लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसको भी इम्पोज कर दिया जाएगा, मतलब लाया जाएगा 2034 तक, बट ये पहले ही हो जाना चाहिए। 2034 तक का मतलब ये कि 2029 का जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में आप ऐसे सोचो कि उस इलेक्शन में अराउंड जो खर्चा होगा ना इलेक्शन करवाने का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा होगा। तुम इतना बड़ा खर्चा होगा कि जिसमें एटलीस्ट 2 राज्यों का पूरा बजट बन सकता है, पूरा बजट बन सकता है, इतना खर्चा होता है। देन 41st अमेंडमेंट 1976 के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर रिटायरमेंट एज 60 से 62 की गई थी। कहां पर, जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी होते हैं उनकी। अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पीसीएस वीसीएस कल की क्लास में हमारा आएगा। फिर आता है 42nd अमेंडमेंट जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, कब हुआ था, भले ही आप इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो, बट ये लैंग्वेज सही नहीं है। एक्चुअल में कहा जाए तो इसे ब्लैक अमेंडमेंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी हुआ है। कब हुआ है, ड्यूरिंग इमरजेंसी हुआ है। और जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी अभी रिसेंटली, उसे ब्लैक डे के रूप में भी हम लोग लाने लगे हैं, है ना। क्लियर है, क्लियर। वेल अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट, तो यहाँ पे आता है किसके बारे में बात होती है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इन वर्ड्स को क्या किया गया था, हमारे प्रेम्बल में जोड़ा गया। किसके साथ जोड़ा गया, हमारे प्रेम्बल के साथ जोड़ा गया। फिर बात करते हैं 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन किया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या किया गया, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की एडवाइस के ऊपर बाउंड कर दिया गया। अभी तक जहां प्रेसिडेंट के पास पावर थी, अब वो पावर क्या कर दी गई, यहाँ पर बिल्कुल कम कर दी गई, ना बराबर। अब केवल प्रेसिडेंट केवल क्या, कठपुतली के जैसा है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहेगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज बैठा रहेगा। साथ ही साथ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज को क्या किया गया, 5 साल की जगह 6 साल के लिए किया गया। तो भाई लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है एक तरह से। ठीक है,
4 DPSP क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे, ये हम लोग वैसे देख चुके हैं। 39A 42A वो सब चीज़ें इसी में आती हैं। फिर आता है 44th अमेंडमेंट, ये आया था ड्यूरिंग मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के टाइम पर आया था। और इसके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने वापस से लोक सभा और राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनके टेन्योर को वापस से 5 साल का किया, सबसे पहला काम। दूसरी चीज, जो राष्ट्रपति शासन था उसके लिए बोल दिया गया कि कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम नहीं लेगा। अदरवाइज क्या होता था, इससे पहले जहां जहां सरकार नहीं बनती थी वहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल दो, सरकार सही से काम नहीं करी ये बोल दो। बट यहाँ पे क्या बोला गया, जब तक आर्म रिवेल्ट जैसी कंडीशन ना दिखाई दे तब तक क्या आप वहां पर शासन नहीं लगा सकते, मतलब राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते किसी भी जगह पर। और सेम फॉर स्टेट्स, स्टेट्स में भी ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के लिए भी एक कहा गया कि भाई आप नेशनल इमरजेंसी केवल तभी लगाओगे जब आपको रिटर्न में दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, रिटर्न में दिया जाएगा। और रिटर्न में कौन देगा, कैबिनेट देगा। कैबिनेट जब तक रिटर्न में नहीं देता तब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसको भी क्या किया गया, यहां से खत्म किया गया, फंडामेंटल राइट से क्या किया गया, खत्म किया गया। और क्या बनाया गया, इसे लीगल राइट बनाया गया। साथ ही साथ यहां पर क्या किया गया, आर्टिकल 20 और 21 को क्या किया गया, परमानेंट किया गया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी भी ये दो फंडामेंटल राइट ऐसे रहेंगे जो आपके हमेशा बने रहेंगे, इनको कोई खत्म ना कर पाए, इनको कोई भी खत्म ना कर पाए। फिर आता है 52nd अमेंडमेंट, ये अटल जी के टाइम पर आया था। आया राम गया राम, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डिफॉरेस्टेशन ऑफ एक्ट, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल 10 बोलते हैं, है ना, 10वां शेड्यूल बोलते हैं। तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है मेंबर। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरी पार्टी अपना क्या करती है, मूव चेंज करती है, स्टांस चेंज करती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको एक कंडीशन दी थी, वो कंडीशन एक्चुअल में यहाँ पर लागू होती है। तो आप लोग जो महाराष्ट्र वाला देखते हो, एकनाथ शिंदे वाला, वो केस यही है। एकनाथ शिंदे क्या अपनी पार्टी के 2/3 मेंबर्स के साथ चले गए थे, तो वो कंडीशन क्या बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होता है इसका मतलब जनता, लोग क्या सोच रहे हैं, कहीं और जाने की सोच रहे हैं, आपकी विचारधारा से एग्री नहीं करते, सीधी सिंपल बात ये है। दूसरी चीज क्या होती है, वोटिंग एज। तो 21 से क्या की गई है, वोटिंग एज 18 की गई है। क्या की गई है, 18 की गई है, ठीक है। किसके लिए, इलेक्शंस के लिए। किस टाइम पर की गई थी, राजीव गांधी के टाइम पर। और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। लोग कहते हैं नहीं नहीं सही है, युवाओं को मौका दिया गया। युवाओं को मौका देने का मतलब ये थोड़ी 18 कर दोगे। आप ये तो देखो वो युवा कितना प्रोडक्टिव है आपके लिए। वो युवा आज के टाइम पर कितना प्रोडक्टिव है। 18 साल की उम्र का कौन सा बच्चा आज के टाइम पर नौकरी कर रहा है। हाँ, कोई गरीब बच्चा हो जिसके घर परिवार में कोई ना हो, वो बच्चा जरूर काम कर सकता है, हो सकता है कहीं अखबार बांटने का कोई काम कर रहा हो ऐसा कुछ। बट 18 साल का कौन सा ऐसा बच्चा है जो काम कर रहा हो। आपके मेरे घर में है कोई ऐसा बच्चा जो काम कर रहा हो, कोई भी नहीं करता दिखता, ठीक है, कोई भी नहीं दिखता। और ये रियलिटी है। आफ्टर 12th आप में से कौन सा ऐसा था जो काम करता, शायद एक आधा कोई जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हों, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हो, वो ही करता है। हाँ, अब कोई बच्चा मान लो फिल्म स्टार का बेटा है, उसे मिल गया काम, 18 साल की उम्र में सीरियल्स में इधर उधर जा रहा है, तो बात अलग है। बट हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़, 18 साल की उम्र में ना तो इतनी मैच्योरिटी आती है, और लिटरली तुम में से तो कई ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार मैंने गलती कर दी, मुझे सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पहले आ जाना चाहिए था, मैं भी अपने उस फ्रेंड की तरह से फेमस हो सकता था, मैं अपनी उस फ्रेंड की तरह से फेमस हो सकती थी। वो आज के टाइम पर इतनी फेमस हो गई, उसके इतने लाख फॉलोवर हैं, उसके पास स्पॉन्सरशिप आ रही है, ठीक है, उसको ब्रांड कोलेब्रेशन हो रही है उसकी, वो ब्रांड से इतना पैसा कमा रही है, मैंने गलती कर दी यार, मुझे भी करना चाहिए था ये चीज़। आप और मैं उस कंडीशन में तो है नहीं, है ना। अब उस कंडीशन में हो तो बात अलग है। मैं तुम्हें एक बहुत अजीब सा केस बताता हूँ, यहाँ पर एक बहुत अजीब सा केस बताता हूँ। मैंने मैंने मेरे शायद 2014-2015 में मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था। 2014 की बात है, शायद 2014 या 2013 की बात है। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था। उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे,
9, 10th, 11th, 12th, आज के टाइम पर वो बड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो सडनली क्या हुआ, मेरे पास अब कुछ बच्चे तो कनेक्ट है ना, मैसेज आ जाते हैं, सर कैसे हो, ये वो, कोई बोल रहा है सर आ जाओ, सर मेरे भाई की शादी है, कुछ आते रहते हैं मैसेज। तुम लोग भी कभी कभी ऐसे ही करते रहते हो मैसेज, हाल चाल जानने के लिए, कभी कुछ सिलेक्शन के बाद भी करोगे, सर आज यहाँ पर हूँ, आज यहाँ पर हूँ, आज यहाँ पे पोस्टिंग हूँ, वैसे ही वो बच्चे भी करते हैं मैसेज। तो उनमें से एक बच्चे का मैसेज आया, सर आपको पता है वो अपने क्लास में वो लड़की थी ना, वो आजकल वहाँ पर चली गई है। मैंने कहा कौन लड़की है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। बोलता अरे सर वो लड़की सर जो वहाँ पे डांस में इसने पार्टिसिपेट किया था, ये किया था, वो किया था सर, वो लड़की आपको पता नहीं सर, वो तो बहुत फेमस हो गई। मैंने कहा फेमस हो गई यार, ऐसा मैं तो नहीं जानता। बोलता अरे सर ऐसे कैसे सर, आप सर इंस्टाग्राम पे नहीं हो। मैंने कहा हूँ यार। बोलते सर फिर कैसे नहीं पता आपको। मैंने कहा मुझे सीरियसली नहीं पता। बाद में जब उसने मुझे दिखाया कि सर ये वाला लिंक खोल के देखो सर, मैं लिंक खोल के तो मैं तो हैरान। मैंने कहा यार ये लड़की इंस्टाग्राम पर ये सब कर रही है। और ये सच में जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं देख के हैरान था कि भाई ये लड़की लिटरली इंस्टाग्राम पर ये सब कर रही है। हमें तो पता ही था ये सब भी करेगी ये लड़की। मतलब सॉरी फॉर दिस, किसी लड़की के प्रति कोई मेरा हेट भाव नहीं है। मैं चाहता हूँ आज के टाइम के मॉडर्न जमाने में लड़कियां मॉडर्न से मॉडर्न स्थिति में रहें। मैं खुद पसंद करता हूँ इस चीज़ को, बट हर जगह पर एक लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। मैं तुम में से भी कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो ये चाहेगी सर हमें भी कच्चा बादाम पर फेमस होना है, और ये सच्चाई है। तो अनफॉर्चुनेट है, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इतनी कम एज पर आपको अधिकार देना चाहिए। जितनी कम उम्र में आप अधिकार दोगे, आप उतना ज़्यादा नीचे गिरोगे। अरे डांस पता नहीं यार क्या क्या कर रहे हैं वो आज के टाइम पे, मैं तो भाई उसको थोड़ा दूर ही रहता हूँ, थोड़ा सा बचता ही हूँ। ऐसा कोई एक आधा स्टूडेंट आ जाएगा, तुम लोग बोलोगे अरे सर ये तो आपकी स्टूडेंट है, तो भाई ऐसे स्टूडेंट से दूर रहता हूँ बस मैं, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, पर ऐसे स्टूडेंट से ज़रूर दूर रहता हूँ मैं, वरना तुम ही बोल दोगे अरे सर ये देखो यही है आपकी स्टूडेंट, सर यही है वो लड़की। वेल कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली भाषा को यहाँ पे क्या किया गया था, एड ऑन किया गया था 71st अमेंडमेंट में। फिर आता है 73rd अमेंडमेंट 1992। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था को एड ऑन किया गया था। पंचायतों के बारे में भी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और एग्री हो जाओगे आप लोग उससे, ठीक है। फिर आता है हमारा 74th अमेंडमेंट। यहाँ पे हम लोग म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं। फिर आता है 86 अमेंडमेंट 2002। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात होती है। किसके बारे में, राइट टू एजुकेशन। इसे क्या किया गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फिक्स किया गया। किसने, 6 to 14 ईयर्स की एज के जो बच्चे थे उनके लिए फिक्स कर दिया गया। फिर आता है 11th फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी इसको क्या किया गया था, लाया गया था कि भाई पेरेंट्स का ये काम है कि वो बच्चों को क्या करें, एजुकेशन दें। फिर आता है 91st अमेंडमेंट 2003, ठीक है, ठीक है। भाई देखो गोत्र पता चले ना चले, पर मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, अगर ब्याह हो गया तो पक्का उसका गोत्र कन्फर्म कर दूंगा मैं, ठीक है। और कुछ, ठीक है, अगर मेरा उसके साथ ब्याह हुआ तो पक्का मैं उसका गोत्र कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। लिख देना, मिसिस लोकेश सिंह। वेल अगर बात करते हैं तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स थे उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो डिसाइड की गई। कितनी की गई थी, 15% ऑफ लोकसभा। कितनी, 15% ऑफ लोकसभा। और ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था, सबसे बड़ा रीजन क्या था, सबसे बड़ा रीजन था ताकि जो बंदर बाट होता है ना कि भाई मुझे ये वाली सीट दो, मुझे ये वाली सीट दो, उसको खत्म किया जा सके। फिर आता है 92nd अमेंडमेंट 2003। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, इन भाषाओं को यहाँ पे क्या किया गया था, एड ऑन किया गया था। और इसी के साथ हमारे पास टोटल भाषाएं कितनी हो जाती हैं, 22। फिर आता है 97th अमेंडमेंट 2011। क्या कहा गया यहाँ पर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर। किसको लेकर बात की जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर बात की जाती है।
तो इसे 9A में, सॉरी 9B में जोड़ा गया, पार्ट 9B में। एंड फिर आता है 101 2016 में, यहाँ पर GST को एड ऑन किया गया था, किसको रिप्लेस करके, इनडायरेक्ट टैक्स को, किसको रिप्लेस करके, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके। फिर आता है 102 अमेंडमेंट 2018, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है इसको स्टैब्लिश किया गया था, किसको, बैकवर्ड क्लासेस को लेकर स्टैब्लिशमेंट किया गया था। क्लियर है, क्लियर है, बस करो अब स्टीव रॉजर। इससे पहले मैं तेरा हाल ब्लैक वीडियो जैसा करूं, सुधर जा भाई। अच्छा, 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेशन, ठीक है, EWS, क्या, इकोनॉमिकल वीकर सेशन। फिर आता है 104 अमेंडमेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ द सीट ऑफ एंग्लो इंडियंस। तो एंग्लो इंडियंस की हमारे देश में कोई ज़रूरत थी नहीं, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पर ये कम्युनिटी थी भी, बट आज के टाइम पर इस कम्युनिटी में कुछ लोग हैं नहीं ऐसे, ठीक है, और 200 400 500 लोगों के लिए थोड़ी हम लोग यहाँ पे एंग्लो इंडियन सीट्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसको ख़त्म किया गया। 105 अमेंडमेंट 2001, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, क्या, सोशल एंड इकोनॉमिकल लेवल पर या एजुकेशन लेवल पर जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि उनको और ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके, उनको आगे लाया जा सके। एंड फिर लास्ट में आता है 106 2003 का अमेंडमेंट। यहाँ पर किसके बारे में बात आती है, 33% सीट्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। कब होगा, आफ्टर 2027 सेंसस के बाद, है ना, ठीक है। वैसे इसकी जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 2026, कब रखी गई, 2026 में इसे लाया जाएगा, बट आफ्टर द सेंसस लाने की बात है, तो वो तो खैर आपको अलग से पता चल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप यू गाइज एंजॉय द लेक्चर। बाकी आप लोग कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी आपको कुछ पूछना हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो करें, मेरे पास ज़रूर आएँ। आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, लिखेंगे लोकेश सर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा विदाउट स्पेस, फ़ोटो लगी होती है, पहचान लेते हो, ठीक है। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दो, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग जीके वाला सारा पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। कल पॉलिटी की लास्ट क्लास होगी, आफ्टर दैट क्लास आप लोगों का इकोनॉमिक्स वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि इकोनॉमिक्स ख़त्म होने के बाद तुम्हारे पास जो ले देकर बाट रह जाएगा वो थोड़ा बहुत ही रह जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि भाई तुम लोग थोड़ा सा अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अब वो टाइम नहीं है कि तुम लोग थोड़ा सा ढीले पड़ो, इधर उधर ध्यान दो, है ना। चलो वेल, और कल, हाँ, एक और मैसेज है इम्पोर्टेंट, कल योगा डे है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा योगा वोगा करो। हाँ, कल एक और लेक्चर है, उसके बाद पॉलिटी खत्म हो जाएगी। कल एक और लेक्चर है नैन्सी, उसके बाद पॉलिटी खत्म हो जाएगी। कल थोड़ा सा योगा करो, ठीक है, करो रोग बनो निरोग, हैं, जितना करोगे योगा उतने बनोगे निरोगी, नहीं, करो योग बनो निरोग, ये ज़्यादा बेटर है। चलो, तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा, थैंक यू सो मच।